अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आईनी बेंचेस पर कौन से फाजिल जजेस बैठेंगे। फैसला हो गया है, आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट समेत चारों सूबों के नामजद जजेस पर मुश्तमिल है। इजलास में आईनी बेंच के लिए तमाम नाम 5-7 की अक्सरियत से मंजूर हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज की जानिब से मुखालिफत की गई है, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल नहीं हैं। आईनी बेंच पर बैठने वाले मुंसिफों के नाम फाइनल हो गए। आईनी बेंच की तश्कील के लिए जुडिशल कमीशन का अहम इजलास हुआ। इजलास में आईनी बेंच के लिए तमाम नाम 7-5 की अक्सरियत से मंजूर हुए। जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज की जानिब से मुखालफत की गई। आईनी बेंच जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन असर रिजवी पर मुश्तमिल है। इसके अलावा जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस जमाल मंदोखेल आईनी बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस मुसरत हिलारी को भी बेंच में शामिल किया गया है। दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में शामिल नहीं किया गया। सराय के मुताबिक जुडिशल कमीशन का इजलास अच्छे माहौल में हुआ। जुडिशल कमीशन में यह तजवीज़ भी आई कि तमाम सुप्रीम कोर्ट जजेस को आईनी बेंचेस के लिए नामजद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। इसी हफ्ते तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा किया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा कि 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में फैसला किया गया था कि केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगा। फैसले के बावजूद कोई कॉज़ जारी ना हुई। कमेटी इजलास का फैसला मौजूद और सब पर लाजिम है। 26वीं आईनी तरमीम का मामला, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस का चीफ जस्टिस को खत। 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच इसी हफ्ते बुलाने का मुतालबा कर दिया। खत जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से तहरीर किया गया है। खत के मतन के मुताबिक 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया। खत के मुताबिक कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी न हुई। दोनों सीनियर जजेस ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस से कमेटी इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। खत में ये भी लिखा गया कि चीफ जस्टिस के इजलास न बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत जजेस ने खुद इजलास बुलाया। 2 जजेस के इजलास में फैसला किया गया 26वीं तरमीम के खिलाफ केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। खत के मुताबिक कमेटी इजलास का फैसला सब पर लाजिम है। दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर के मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत भी कर दी। सीनियर जजेस ने मुतालबा किया कि इसी हफ्ते 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें फुल कोर्ट के सामने लगाई जाएं। और नाजरीन, अब आपको बताएं कि पॉलिसी रेट में कमी कारोबार, सनत और दीगर शोबों के लिए अच्छी खबर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा कि पॉलिसी रेट 22 से 15% पर आना खुश आइंद है। पॉलिसी रेट में कमी से कर्जों के हजम में भी कमी आएगी। मौशी आशारिये मुस्बत सम्त में गामजन है। डेवलपमेंट है कारोबार के लिए, इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए। पॉलिसी रेट में 22% से कमी होती रही और आज ये 15% पे आ गई है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इसी तरीके से इम्प्रूव करते रहे तो अल्लाह के फजल करम से हमारी मईशत जो है एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह। कल जो पॉलिसी रेट 250 बेसिक पॉइंट जो कम हुआ है उससे आपका जो हुजम है कर्जों का 1300 अरब रुपए, जो हमारी जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट जो है अपने कर्जों की हमारे पाकिस्तान के, उसमें कमी आएगी और एक मामूली बात नहीं। इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए जिसका दारुल-हुकूमत अल-कुद्स हो। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ईरानी मनसब अब्बास राष्ट्र के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तानी हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने गज़ा में नस्ल कुशी ना रोकने पर बैनुल-अक़वामी बरादरी पर भी तनकीद की। Pakistan's timely and strongly condemnation of Israel's military strikes on Iran, which was a grave violation of Iran's sovereignty. I and my dear brother, Foreign Minister, both condemned Israel's untrained military aggression in the Middle East. I reiterated our call for establishing a viable, independent and contiguous state of Palestine on the basis of pre-1967 borders with Al-Quds Al-Sharif as its capital. The Zionist regime further displayed its belligerent and aggressive nature by attacking Iran on October 26.
Unlike the Israeli regime, the Islamic Republic of Iran does not seek escalation. However, we reserve our inherent right to legitimate defense under Article 51 of the United Nations Charter, and we would certainly respond to the Israeli aggression in a proper time and in a proper manner, in a very measured and well calculated. कल डंडे के जोर पर कानून साजी की गई, ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया। ये हुकूमत नहीं माफिया है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि इनको जेल में बैठे शख्स का डर है। अवाम महंगाई से परेशान है, इन्हें बिल्स पर बिल्स मंजूर कराने की पड़ी हुई है। आज यहाँ पे गवर्नमेंट बेंचेस के हालात देख लें, कल हालात देख लें। कल क्योंकि डंडा और चुरलू चला हुआ था तो यहाँ पे टर्की के साथ सारे के सारे जितने मिनिस्टर्स थे और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे लाइन हाजिर था। आज ये हालात देख लें। कल जनाब स्पीकर जिस अनड्यू हेस्ट के साथ लेजिस्लेशन इस हाउस में हुई है, शर्मनाक वाकया हुआ है। कल ऑपोजिशन का हक है, हम लोग यहाँ पे लोगों का मैंडेट लेके आए हैं। ये फॉर्म 47 गवर्नमेंट यहाँ पे ये गासिब है, इन्होंने डाका अवाम की मैंडेट में डाला। वफाकी काबीना ने वजारत मजहबी उमूर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की सिफारिश पर हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी है। बात करें पाकिस्तान की मैशत की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई बुलंदी छू ली है। स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह 92,514 पॉइंट तक पहुंची है। 32 अरब रुपए से जायद के शेयर्स का कारोबार हुआ है। अमेरिकी डॉलर्स 5 पैसे महंगा और सोना 500 रुपए सस्ता हो गया है। IPP से बातचीत के लिए मजीद 3 माह दरकार होंगे, जबकि अवाम तक फायदा पहुंचने में 6 माह का वक्त लगेगा। मुअव्विन खुसूसी बराए तवानाई मोहम्मद अली की IPP इस मामले पर सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। मजीद अहवाल इस्लामाबाद से उमर हयात खान की इस रिपोर्ट में जानते हैं। सेनेटर मोहसिन अजीज की सदारत में कायमा कमेटी बराए तवानाई का इजलास हुआ। IPPs के मामले पर मुअव्विन खुसूसी बराए तवानाई मोहम्मद अली ने खुसूसी शिरकत की। मुअव्विन खुसूसी ने कमेटी को बताया कि IPP से बातचीत मुकम्मल होने में मज़ीद 3 माह लगेंगे, लेकिन आवाम तक फवायद पहुँचने में 6 माह लग सकते हैं। इस पेशरफ से अवाम को 200 से 300 अरब रुपए का फायदा होगा। मुअव्विन खुसूसी ने बताया कि बगास के IPP से बातचीत हतमी मरहले में है, इसके बाद सरकारी IPP से बात होगी। चेयरमैन कमेटी सेनेटर मोहसिन अजीज ने कमेटी में ब्रीफिंग और IPP इस मामले पर टास्क फोर्स की रिपोर्ट और बातचीत को मुस्बत करार दिया। मुतालबा किया कि फैसलों पर फौरी अमल दरामद किए जाए। कमेटी अरकान ने IPPs के मामले पर मुतालिका टास्क फोर्स के काम को सराहा और इसका फायदा आवाम तक जल्द पहुँचाने का मुतालबा किया। अमेरिका में सदारती इंतखाब 2024 की मुहिम के आखिरी जलसे। कामला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ने स्विंग रियासतों में आखिरी बार अपनी हिमायत के लिए भरपूर मुहिम चलाई। पोल्स बता रहे हैं कि दोनों उम्मीदवारों की पोजीशन कौमी सतह पर करीब करीब बराबर है। अमेरिका का सदारती इंतखाब मुहिम का आखिरी रोज। डेमोक्रेट उम्मीदवार कमाला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की वोटर्स को कायल करने की आखिरी कोशिश। कमाला हैरिस ने आखिरी इंतखाबी जलसा फिलाडेल्फिया और पेंसिल्वेनिया में किया। कहा कि वक्त हमारे साथ है और हम ही जीतेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन में वोटर्स को अपनी जानिब मुतवज्जो किया। कहा कि अगर मुंतखब हुए तो मैक्सिको और चीन पर भारी महसूलात आयद करेंगे। पोल्स बता रहे हैं कि दोनों उम्मीदवारों में टक्कर का मुकाबला है। स्विंग स्टेट्स ही हतमी तौर पर फैसला कुन साबित होंगी। अमेरिका के सदारती इंतखाब की पोलिंग में हम कब ये जान सकेंगे कि नतीजा क्या निकला? जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका में इंतखाबात के नताइज आम तौर पर पोल्स बंद होने के चंद घंटों के अंदर ही सामने आ जाते हैं, ऐलान कर दिया जाता है। लेकिन इस साल का सख्त मुकाबला मुमकिन तौर पर नताइज के ऐलान में ज्यादा वक्त ले सकता है। मादी के कई इंतखाबात में कामयाब सदारती उम्मीदवार का ऐलान इंतखाबी रात के आखिर में या अगली सुबह के आगाज में किया गया। इस बार कई रियासतों में सख्त मुकाबले के बाइस मीडिया के लिए जीतने वाले का तयन करने में ज्यादा वक्त लग सकता है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमाला हैरिस जो कि मौजूदा नायब सदर हैं और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप जो साबिक सदर हैं कई हफ्तों से दौड़ में बराबर हैं। बहुत कम फर्क से जीतने वाले उम्मीदवारों के लिए दोबारा गिनती भी जरूरी हो सकती है। मिसाल के तौर पर अहम बैटल स्टेट पेंसिल्वेनिया में अगर जीतने और हारने वाले के वोटों में निस्फ फीसद का फर्क हो तो रियासत भर में दोबारा गिनती कराना जरूरी होगा। 2020 में यह फर्क 1.1% से थोड़ा ही ज्यादा था। इंतखाबी नताइज की ताखीर में कानूनी चैलेंजेस भी मुमकिन हैं। 100 से जायद क़ब्ल इंतखाब मुकदमात पहले ही दायर किए जा चुके हैं, जिनमें वोटर की अहलियत और वोटर रूल के इंतजाम के खिलाफ रिपब्लिकन्स की जानिब से चैलेंजेस शामिल हैं।
इसके अलावा इंतखाबी नताइज में बदअमनी की सूरत में भी ताखीर हो सकती है। और नाज़रीन, अमेरिका में वोटों की गिनती का तरीक़ेकार क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका के सदारती इंतखाब, वोटों की गिनती कैसे होती है, क्या तरतीब है। आमतौर पर इंतखाबात के दिन डाले गए वोट सबसे पहले गिने जाते हैं। इसके बाद इब्तिदाई पोलिंग के वोटों की गिनती होती है और फिर बारी आती है डाक के जरिए डाले गए वोटों की। इसके बाद चैलेंज किए गए वोट शुमार किए जाते हैं और सबसे आखिर में बैरून मुल्क के और फौजी वोट गिने जाते हैं। मुकामी इंतखाबी हुकाम जो कभी मुकर्रर किए जाते हैं और कभी मुंतखब करदा होते हैं, इनफरादी वोटों की तस्दीक करते हैं, प्रोसेसिंग और गिनती करते हैं, जिसे कैनवसिंग कहा जाता है। इस अमल में हर वोट को खोलना और उसमें मौजूद किसी भी फटे हुए, धब्बे वाले या दीगर नकाइस वाले वोटों का जायजा लेना और उसको दस्तावेजी शिकल देना और उनकी तहकीकात करना शामिल है। वोटों की गिनती में हर वोट को इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर्स में फीड किया जाता है जो उनके नताइज का हिसाब लगाते हैं। बाज़ हालात में दस्ती गिनती या दूसरी जाँच वाले वोटों के हिसाब की जरूरत पड़ती है। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।